नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसेश सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, और ये हमारी बात की जाए लेक्चर की तो ये हमारा बेटा 20वां लेक्चर है और पाठ की अगर बात की जाए तो हमारा 6वां पाठ चल रहा है जीव जगत। ठीक है, इसमें पाठ में हम शुरुआत पहले ही कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बता चुके थे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, चलिए बेटा चलते हैं आगे। हम लोग बच्चा पढ़ रहे हैं जीव जगत और ये इसका इस प्रकार से वर्गीकरण, यानी इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है ना। सजीवों का वर्गीकरण है, पौधों के विभिन्न भागों की संरचना कार्य हैं और ये सजीव निर्जीव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे और अब हमको इनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। अब यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब जीवों को किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब मेरुदंड के आधार पर जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो पहला आंसर क्या आएगा हमारा, इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेशन इसमें हुए हैं। पहला, एक तो अब पहले ये समझो अकशेरुकी होते क्या है, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। हम लोग होती है ना, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है अकशेरुकी जंतु। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुआ आपका होता है, तिलचट्टा होता है, घोंगा होता है आदि, ये सब जो हैं ये आपके अकशेरुकी जंतु होते हैं क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं, तो जिनमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहा जाता है बच्चा कशेरुकी जंतु। ठीक है ना, जैसे मछली होती है, मेढक है, पक्षी है, गाय है, शेर है, कुत्ता, बिल्ली है ना, हम आप, इन सब में बेटा क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर छोटे छोटे जीव हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे घोंगे की इमेज बनी है, ये छोटे छोटे तितली है ना, पैरामीशियम है, तो ये इन सब में बेटा रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब अगर बात करें यहाँ मछली है, मेढक है, छिपकली है, गौरैया है, ये आपका चूहा हो गया है ना, और ये आपका है ना, तो ये सारे बहुत सारे जो जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहा जाता है बेटा कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती असल में उनको कहा जाता है अकशेरुकी जंतु। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अब प्रजनन विधि के आधार पर भी जो आपके वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा अंड्योज। ठीक है ना, वो जंतु जैसे मछली क्या देती है, अंडे देती है, सीधे जीवों को जन्म नहीं देती है। मेढक भी क्या देता है, अंडे देता है। छिपकली क्या देती है, अंडे देती है। सर्प है, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब सीधे शिशु को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। अंडे के बाद एक निश्चित समय के बाद उनसे जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, अगर जरायुज की बात करें तो प्रजनन विधि के आधार पर अंडे देने वाले अंड्योज कहलाते हैं। जरायुज का मतलब होता है जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, जंतुओं को जन्म देते हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चा जरायुज। ठीक है, जैसे अब ये कौन सा होता है, मनुष्य की बात की जाए, ठीक है ना, चूहा की बात की जाए, ठीक है, खरगोश हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो ये सारे सीधे किसको, शिशु को जन्म देते हैं, है ना, जीव को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं जरायुज, और जो अंडे देते हैं बाद में उनमें शिशु आते हैं वो आपके कहलाते हैं अंड्योज। ठीक है, वास स्थान के आधार पर जहाँ जीव रहते हैं अगर उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो बेटा यहाँ पर आपको जलीय जंतु और वायवीय जंतु, ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या आते हैं, स्थलीय जंतु। ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं। कौन कौन से, अगर जहाँ जीव रहते हैं, वास स्थान का मतलब जहाँ जीव रहते हैं ना, उनके आधार पर एक तो होते हैं जलीय जंतु, एक होते हैं वायवीय जंतु और एक आपके होते हैं स्थलीय जंतु। जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, वायवीय जो वायु में रहते हैं। असल में वायु में ऐसे नहीं रहते हैं कोई, वो आके किसी न किसी का फिर सहारा लेते हैं, नीचे आके लगातार वायु में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जलीय जंतु कौन से होते हैं, सीधी सीधी परिभाषा होगी कि जल में रहने वाले जंतु होते हैं, जलीय जंतु कहलाते हैं। मछली हो गया, है ना, और छोटी छोटी मछलियाँ हो गई, और भी कई सारे पैरामीशियम है, ऑक्टोपस है ना, शार्क मछली है, व्हेल है ना, और आपके ये मगरमच्छ भी रहते हैं, लेकिन ये स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जल में रहते हैं वो आपके कहलाते हैं जलीय जंतु। वायवीय जंतु कौन से होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, देखो हमने क्या कहा, वायु में लगातार कोई नहीं रह सकता। मान लो पक्षी अगर वायु में
उड़ता है तो लगातार तो नहीं उड़ सकता ना, जब वो थक जाएगा तो वह किसी न किसी पेड़ का या ज़मीन पर स्थल पे आके किसी का सहारा लेगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, लेकिन ज़्यादा समय ये कहाँ बताते हैं, अपना वायु में बताते हैं, इसलिए बच्चा इनको कहा जाता है वायवीय जंतु। जैसे आपके पक्षी हो गए, ठीक है ना। आगे अगर बात की जाए स्थलीय जंतु होते हैं, ठीक है। स्थलीय जंतु कौन से होते हैं, जो स्थल पर रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर, बिल्ली, बकरी, भालू, हम, आप, है ना, हम सब क्या हैं, स्थल पर रहने वाले जंतु हैं, ठीक है। अब ऐसे भी बहुत सारे जंतु होते हैं बच्चा जो ज़मीन पर भी रहते हैं, है ना, और किसी और स्थान पर भी रहते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए जैसे मेढक की, तो ये जल में भी रहता है और ये स्थल पर भी रह सकता है, ज़मीन पर। कछुआ की बात की जाए तो ये भी आपका स्थल पर रह सकता है और फिर आपका ये कहाँ रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो इस प्रकार से इन्हें कहा जाता है उभयचर जंतु। उभयचर का मतलब जो दोनों स्थानों पर रहें, है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उभयचर जंतु कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे एक सारणी आपको दी जा रही है, आपके होमवर्क की टेबल होगी। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जंतुओं में कशेरुकी, अकशेरुकी, है ना, और एक कोश की है कि बहुकोश की, ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, मछली है, तो ये एक कोश की है, बहुकोशी, वो आपको टिक करना है, आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है बच्चा। फिर उस कशेरुकी होती है, अकशेरुकी, वो लिखना है। अंडे देती है या सीधे शिशुओं को जन्म देती है, तो वो लिखना है। फिर ये स्थल पर रहती है, वायु में रहती है, कि उभयचर होती है, ये लिखना है। ऐसी हर कैटेगरी में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे मनुष्य क्या होता है, एक कोश की, बहुकोशी लिख देना। इन दोनों में से मनुष्य में कौन सी क्वालिटी होती है, इन दोनों में से कौन सी होती है। सो इसी आधार पर बच्चा आपको ये पूरी सारणी जो है वो फिल करनी है, ठीक है। और ये आप करेंगे कब, देखो अभी तो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम जब बाद में कराएंगे, तो जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, तभी बेटा आप इसकी टेबल को करना है, ठीक है। चलिए आगे देखो। पौधों का अगर वर्गीकरण की जाए बच्चा, तो पुष्प के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, आकार के आधार पर हो सकता है और आयु के आधार पर। 3 प्रकार से हम जो पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक, फूल यानी पुष्प कैसे आते हैं इसके आधार पर हो सकता है। दूसरा, आकार के आधार पर हो सकता है। तीसरा, वायु के आधार पर हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ आपको बेहतरीन चीज़ सी जाननी है। क्या जानना है आपको, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब होता है पिता, पिता क्या कहा जाता है, पिता। असल में पिता का मतलब ये है कि वनस्पति विज्ञान की जो शुरुआत की है ना, वो किसने की थी, थियोफ्रेस्टस ने की थी। इसका अध्ययन करना शुरू किसने किया था, शाखा विज्ञान की किसने बनाई, थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। और लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने चीज़ों को डिवाइड करना सिखाया कि जंतु अलग होते हैं, पेड़ पौधे अलग होते हैं। वनस्पति का मतलब होता है बच्चा, क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना हमारे आसपास, उनको वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप आगे बात करें, अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के पिता हैं, ठीक है ना। अगर वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के पिता, जंतु का मतलब जितने में जीव जंतु, जैसे हम, आप, घोड़ा, बिल्ली, मतलब पेड़ पौधों को छोड़कर जिनमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी अरस्तु इसके विज्ञान के जनक थे, है ना। उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। पुष्प के आधार पर समझो जरा। एक तो होते हैं पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे कौन से होते हैं, वे पौधे जिनमें पुष्प आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पी पौधे कहते हैं, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से कैसे होते हैं, विकसित। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सरसों का पौधा होता है, इसमें तना भी होता है, पत्ती भी होती है, फल भी होता है, फूल भी होता है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण रूप से कैसे होते हैं बेटा, विकसित होते हैं। इनमें जड़ भी दिखाई देगी आपको, होती है, तना भी दिखाई देगा। तना मतलब जिस पे वो सदा रहता है। ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये जो आपको डगालें दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोटा हिस्सा जो होता है तने, उसको हम लोग तना कहते हैं। पत्ती भी होती है, स्पष्ट दिखाई देती हैं, खूब आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे गुलाब हो गया, सरसों हो गई, सूरजमुखी हो गई, आम हो गया, कुमुदनी हो गई, ये सब आपके पुष्पी पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें पुष्प आते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्या बनता है परीक्षा में, क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुष्पी पौधों में, जैसे गुलाब है, क्या यह पुष्पी पौधा है, तो बेटा आपको लिखना है बिल्कुल ये पुष्पी पौधा है। सूरजमुखी पूछा जाएगा पुष्पी पौधा है, तो बच्चा आप लोग लिखेंगे बिल्कुल ये सूरजमुखी जो है पुष्पी पौधा होता है। इसके आधार पर क्या होते हैं बेटा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं आता है ना। अब वो कौन से होते हैं, अब इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनमें जड़ और तना और जो पत्ती होती है ना, इनका अभाव रहता है। अभाव का मतलब ये आपको दिखाई नहीं देंगे, समझ में। इनमें ना तो जड़ दिखाई देगी आपको, ना तना मोस्टली दिखाई देगा, और पत्तियां इनमें नहीं होती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मात्रा में होती हैं, किसी किसी में वो भी नहीं होती है ना, है ना। तो जब इनमें ये सब नहीं होता है तो इनमें पुष्प नहीं लगते हैं, क्योंकि ये है कैसे, अपुष्पी पौधे, इनमें पुष्प लगते ही नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए, है ना, अब ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो बीजाणुओं द्वारा ये उत्पन्न होते हैं,
है ना, जैसे कबक है, सैवाक है ना, मॉस है, फर्न है। ये जो बेटा 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कबक, सैबाल, है ना, मॉस, फर्न, ये किस समुदाय के हैं? तो आप लिखेंगे ये अपुष्पी पौधे होते हैं, इन्हें पौधे की कैटेगरी में रखा जाता है ना। और ये कैसे होते हैं? ये प्रमुख सदस्य हैं इसके, ठीक है। मॉस जो है एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है। आपने देखा होगा कई टाइप की लग जाती है, मखमल टाइप का ये उगता है जहाँ पर पानी आता रहता है बरसात के समय में, जहाँ गीला होता है स्थान, वहाँ पर बेटा मखमल के रूप में ये उगाता है। इसलिए मॉस जो होता है वो क्या होता है? पौधा होता है। तो ये 4 के नाम आपको याद रखना है, कबक है, सवाल है, मॉस है, फर्न है, ये सब, ठीक है बच्चा। आगे देखो, अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो यहाँ पर आकार के आधार पर देखो ये कैटेगरी हैं। पहली आपकी कौन सी होगी? शाख है, झाड़ी है और वृक्ष है ना। अब इसको हम किस आधार पर, हम इसको आकार के आधार पर कर रहे हैं। कुछ आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत विशाल होते हैं, जैसे बरगद है, पीपल है ना, आम है, ये बड़े बहुत विशाल वृक्ष कहते हैं इनको, ठीक है। अब साग सब्जी आपने नाम सुना होगा, साग सब्जी का सुना है, अक्सर कहते रहते हैं बूढ़े पुराने लोग हमारे, ठीक है, साग सब्जी लाओ, है ना, साग सब्जी खाया करो। तो अब इनमें 1 मीटर तुम लोग जानते हैं ना, है ना। साग क्या होता है? 3 श्रेणियाँ पहले तो इनकी हैं, कौन कौन सी? साग हो गई, झाड़ी हो गई और आपके वृक्ष हो गए। अब साग किन्हें कहा जाता है? अगर किसी पौधे की लंबाई 1 मीटर से कम है, कहते हैं 1 मीटर, जानते हो ना, कपड़ा लेने जाते हो मीटर में एक वो फंटी टाइप की रखे रहता है ना, उसको 1 मीटर कहते हैं। तो 1 मीटर से कम होती है ना, उनको बेटा कहा जाता है साग, ठीक है। इसका तना कोमल होता है, पतला होता है, कमज़ोर होता है, जैसे मक्का, ठीक है ना, मटर, है ना, पालक, ये आपके क्या होते हैं? इनकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा तो नहीं होती है, इसलिए बेटा ये आपके कहलाते हैं साग। क्या कहलाते हैं? साग। अब झाड़ी कौन सी होती हैं? जिनकी लंबाई जो है ना वो 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हो, यानी 1 से ज़्यादा और 3 से कम हो, उनको कहा जाता है बेटा झाड़ी, ठीक है। जैसे गुलाब हो गया हमारा, करौंदा हो गया हमारा, गुड़हल हो गया। करौंदा तो जानते होंगे, खट्टे फल होता है उसमें आता है करौंदा, जिसका अचार भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो गुलाब भी इसी की श्रेणी में आता है। गुलाब आपसे पूछा जाए साग है, झाड़ी है, वृक्ष है, तो आप लगाएंगे बेटा झाड़ी है ना। साग 1 मीटर से कम वाले पौधे साग में आते हैं, 1 से 3 मीटर के बीच के पौधे बेटा झाड़ी में आते हैं। और वृक्ष क्या होते हैं? जिनकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा होती है, 3 मीटर से ज़्यादा होती है, उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष। और ये जो बहुत मोटे तने होते हैं, इनके विशाल शाखाएं होती हैं, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है ये, ठीक है। तो ये वृक्ष की श्रेणी में बेटा आता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, सरसों है ना, मक्का है, ये दोनों क्या है बेटा? साग है। गुलाब है ना, बर्र का पेड़ भी होता है, ये झाड़ी होती है। अब यहाँ पे देखो चीड़ का पेड़ देखो, आम का पेड़ देखो, तो ये आपके कौन से होते हैं? ये बेटा आपके वृक्ष होते हैं, क्योंकि विशाल होते हैं, ठीक। अगर हम आयु के आधार पर वर्गीकरण करें बच्चा, तो आयु के आधार पर देखा जाए तो ये 1 वर्षीय पौधे होते हैं, कुछ 2 वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय पौधे होते हैं। 1 वर्षीय जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 वर्ष तक ही इनकी आयु होती है, यानी कि 1 ही साल तक ये फूलते फलते हैं और उसके बाद ये सूखकर कैसे हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे चना की अगर बात की जाए तो 1 साल के अंदर जैसे चना कोई बोता है तो 5-6 महीना जो भी टाइम लगता है इसमें, ठीक है, वो आपका पूरा कंप्लीट होकर 1 साल के अंदर हो जाता है। मटर की खेती करते हैं, है ना, गेहूँ की जैसे खेती होती है, कोई 4 महीने में भी होती है, कोई आपकी 3 महीने में भी होती है, कोई 5 महीने में भी होती है, कोई 6 महीने। अब अच्छे प्रकार के जो बीज आ रहे हैं ना, तो उनमें फसल जो है वो जल्दी पक के तैयार हो जाती है, ठीक है। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सब बेटा 1 वर्षीय पौधे हैं, यानी कि इनकी आयु 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है। 1 साल में ही ये फूलते हैं, बड़े होते हैं, फलते हैं और उसके बाद ये सूख कर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 2 वर्षीय पौधे कौन से होते हैं? इनकी आयु भाई साहब आपकी होती है 2 वर्ष, ठीक है। इनका जो जीवन चक्र होता है वो 2 साल तक होता है, ठीक है। इनमें जड़ तथा पत्तियां हो जाती हैं अच्छे से, ठीक है। अब ये होते कौन से? जैसे केला, ये कैसा पौधा होता है बेटा? 2 वर्षीय पौधा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद इनका क्या होता है? पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले किसी भी चीज़ में पहले फूल आता है, उसके बाद बच्चा फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो 2 वर्षीय पौधा कौन सा होता है? केला। क्वेश्चन कैसे बनता है? केला किस प्रकार का पौधा है? तो आपको याद रखना है कि केला जो है वो आपका 2 वर्षीय पौधा है, ठीक है बेटा। आगे देखो, बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं? ये भाई कई सालों तक जीवित रहते हैं, यानी कि कई सालों तक, जैसे एक सीज़न आया, फिर उनमें फूल लगे, फल लगे, है ना, फिर उसके बाद मतलब
चला गया सीजन तो ये स्टॉप हो गया ना मैं फूलों का आना, फिर थोड़े अगले साल फिर आए फूल फल आए। ऐसे आम में होता है ना, आम होता है हर साल आते हैं फिर जिसमें चले जाते हैं, फिर आता है फिर चले जाते हैं, तो कई सालों तक उसमें आम लगते रहते हैं। तो इन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे आपकी दूब हो गई, ठीक है ना, एक मिनट, दूब हो गई, घास हो गई, गुलाब हो गया, कटहल हो गया, है ना, ये सब आपके जो होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखो पौधे के विभिन्न भाग की संरचना हमको पता करनी है कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे नीचे तो पौधे में भाई जड़ होती है, ठीक है। इसके बाद ये इसको हम लोग कहते हैं तना, फिर इसके बाद इसकी शाखाएं निकलती हैं आसपास, और उन्हीं शाखाओं में लगी होती हैं बच्चा पत्तियां, जैसे कि आपको दिखाई दे रही, ठीक है। फिर उसमें क्या आता है, फूल आता है, और उसी में फिर बेटा क्या आता है, फल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, और आपका क्या होता है, फल, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं जरा जड़ के बारे में। जड़ जानते ही हो आप कहाँ रहती है, ये बेटा हमेशा कहाँ रहती है, नीचे की ओर रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा है जड़ जमीन के अंदर स्थिर होती है, इसलिए आपको नॉर्मली ऊपर से दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये ज़मीन में रहती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा चना है, मटर है, घास को जब उखाड़ा जाता है तो उनमें उनकी जड़ें जो होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, ठीक। अगर हम जड़ों की भी बात करें बच्चा, तो ये दो प्रकार की आपकी मतलब हो जाती हैं मोस्टली। एक तो आपकी मूसला जड़ होती है, और दूसरी है बेटा आपकी अपस्थानिक जड़ होती है। जड़ समझ गए ना, जड़ का हिस्सा जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, इसे नॉर्मली दिखाई नहीं देता। जब आप पेड़ को उखाड़ेंगे ना तो उसमें फिर आपको उसमें जड़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़ होती है और दूसरी बेटा आपकी कौन सी होती है, अपस्थानिक जड़ होती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये बेटा मूसला जड़ होती है, और ये आपकी कैसी होती है, अपस्थानिक। इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें क्या होता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, मूसला की बात हो रही है, ये देखो मोटी जड़ जो आपको दिखाई दे रही, ये इसकी मोटी जड़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद इसमें और छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, मतलब समझे। एक तो भाई ये आपकी मोटी जड़ होती है, और उसके बाद ये आपको छोटी छोटी ऐसी शाखाएं दिखाई दे रही ना, ये आपकी द्वितीय जड़ें होती हैं। और इनमें भी जो छोटी छोटी और निकलती हैं उनको बेटा तृतीय जड़ें कहते हैं। पहली प्राथमिक हो गई मूसला जड़ है ना। मूसला जड़ में कितनी, एक तो मोटी जड़ होती है, उसमें एक और जड़ निकली होती है, फिर उनमें और छोटे छोटे फुचके टाइप के निकले होते हैं, तो वो पौधे को क्या करती हैं बेटा, मजबूती प्रदान करती हैं। किन किन में होती है इस प्रकार की जड़ें, तो बेटा चने में कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका परीक्षा में बनता ही है, ठीक है। तो चना है, मटर है, सेम है, आदि में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे आदि में, यानी कि इन सब में मटर है ना, सेम है, चना है, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है ना। मूसला जड़ में कितनी, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ होती हैं, ठीक है। अब अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, धान है, मक्का है, इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इनमें बीजों से निकलने पर मिलांकुर में वृद्धि की लंबाई के बाद रुक जाती है ना, और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकलती हैं, इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें मोटी जड़ नहीं होती, वो सभी की सब एक ही समान की लगभग होती हैं, जो पौधे में बेटा कहाँ पाई जाती है, नीचे की ओर पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें पहले एक मोटी होती है, फिर उससे थोड़ी पतली, फिर उसमें बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो वो मूसला जड़ होती है। अब इनमें सभी लगभग एक समान की होती हैं, तो ये आपकी कौन सी होती हैं, अपस्थानिक। किन में पाई जाती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, है ना, धान हो गया, मक्का हो गया, इनमें ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात हमारी। अब ये करते क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर जड़ों का काम क्या है, तो बेटा जैसे हम लोग मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं ना, वैसे ही पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि पानी हम लोग डालते हैं ज़मीन में, पौधे में कहाँ से जाता है, तो जड़ें ही उसको अवशोषित करती हैं, बहुत सारे खनिज लवण भी अवशोषित करती हैं वो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा तने की, तो तना क्या होता है, तना आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी पूरा पौधा जो होता है जिससे वो सदा होता है, ठीक है ना, उसको बेटा हम लोग कहते हैं तना। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, पेड़ का जो तना भी बड़ा होता है और वो मोटाई भी पकड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उतनी शक्ति ज़्यादा चाहिए उसको खड़े होने के लिए, तो उसका जो तना होता है बच्चा वो मोटा हो जाता है। समझ में आ रही। अब इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे नीचे वाला जो होता है वो पर्वसंधि गांठ होती है, फिर ऊपर का जो हिस्सा, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, एक पंगोल यहाँ एक पंगोल यहाँ, बीच के भाग में रस होता है, तो यही आपकी पूर्व संधि पर्व होता है। फिर उसके बाद क्या होती है, पत्ती। तने में क्या होता है, पर्व संधि होती है, पर्व होता है, गांठ जिसको हम लोग कहते हैं ना, पर्व संधि गांठ जहाँ जुड़ती हैं
वो होती हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चा, पत्ती होती हैं। ठीक है, तो ये क्या की संरचना थी, ये हमारी थी बेटा तने की संरचना। ठीक है ना, समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। सबसे पहले क्या होता है पर्व संधि, फिर क्या होता है पर्व, उसमें क्या होती हैं पत्ते। ये 3 बेटा आपके होते हैं तने में। ठीक है ना, तना तो समझ में आ गया ना। जिस अभी इसका काम क्या होता है, तो ये पौधे को शक्ति प्रदान करता है खड़े होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्ती की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये इसका इम्पोर्टेंट भाग है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है पत्ती में, पेड़ तो साधता नहीं है। तो भाई साहब जैसे कि आपको पहले ही पता है कि पेड़ पौधे, हम लोग तो खाना खिलाने नहीं जाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इन्हीं पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यही क्लोरोफिल के कारण पेड़ों का जो हरा रंग होता है वो कैसा होता है, हरा। और जब इन पे सूर्य का प्रकाश बनता है तब ये बनाते हैं अपना भोजन, और यही भोजन फिर पहुंचता है पौधे के विभिन्न भागों में। समझ में आ गया ना। तो अब आप ये समझ गए कि पत्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इससे क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करके क्या करते हैं बच्चा, हैं ये लोग करते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं स्वयं। ठीक है ना, अब इसके भी कुछ भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, जैसे ये जो भाग होता है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा। ये आपका पर्णार्घ होता है, यानी कि सबसे कुनने वाला, पत्ती का नुकीला भाग सबसे, इसको बोलते हैं पर्ण, जो किनारे वाला भाग होता है ना, कटाक्ष जहाँ से ये पत्ती निकलती है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पहले तो। एक तो जो जुड़ा रहता है इसे कहते हैं पर्णवृंत, पर्णाधार जिससे जुड़ा रहता है ये तने से, पत्ती निकलती है जहाँ से, इसको पर्णाधार कहते हैं। पर्ण जो किनारा किनारा होता है उसको पर्ण कहते हैं। पर्णार्घ का मतलब जो नुकीला भाग होता है आगे वाला, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पर्णार्घ है। मध्य सिरा हम लोग जानते हैं, मध्य का मतलब बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ये कहते हैं हम लोग मध्य सिरा। ठीक है, तो क्लियर होगी हमारी बात। यही हमको इसमें पढ़ना है कि पर्णफलक क्या होते हैं, है ना, ये होता है। तो बस आप इसका डायग्राम जो है ना बच्चा, बस वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, और आप समझ में आ गई। पत्ती क्या करती हैं, पत्ती जो होते हैं इनमें बहुत सारे छेद होते हैं। कहाँ होते हैं, पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके नीचे खुरखुरा खुरखुरा आपको दिखेगा, कभी भी देखना, चाहे वो मूली की हो, एक तरफ वो चिकनी होती हैं और दूसरी तरफ वो खुरदुरी होती है। तो पीछे वाला जो भाग होता है ना, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों के द्वारा वो क्या करते हैं, पेड़ जो पानी ग्रहण करते हैं ना जड़ों से, वो निकलता है, श्वसन करते हैं इसके द्वारा, CO2 को लेते हैं, मतलब CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं। और इसी के द्वारा इनमें जब ज़्यादा जल आ जाता है तो वो जल इसके द्वारा जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उससे ये निकालते हैं पेड़ पौधे। ठीक है ना, तो बच्चा ये हमको याद रखना है, पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेड़ में। अब जाहिर सी बात है, देखिए संरचना में सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम आपसे कहें कान, बोले सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख बहुत इंपॉर्टेंट है, आँखें नहीं होगी तो देखोगे कैसे। यानी कि शरीर का चाहे वो कितना भी छोटा अंग हो ना, ऐसे पेड़ पौधों का भी कितना भी छोटा अंग हो, उनका अपना विशेष स्थान होता है और वो विशेष काम के लिए बनी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भोजन संग्रह के लिए जड़ों का रूपांतरण। कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सी जो जड़ें होती हैं ना, उनका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूली है, सलजम है, गाजर है, इनका हम लोग सलाद में यूज करते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जैसे गाजर, मूली, सलजम हो गई, चुकंदर है, इनके बीज पहले बोए जाते हैं, फिर इनको हम लोग खाने के रूप में, सलाद के रूप में क्या करते हैं, मतलब भोजन के रूप में इसको, सलाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं ना। तो ये एक प्रकार की प्राथमिक जड़ें होती हैं, सबसे पहले वाली जो मोटी हो जाती हैं और अपने अंदर क्या कर लेती हैं, भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं, यानी कि एनर्जी को इकट्ठा करके मोटा रूप ले लेती हैं। कुंभी रूप इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये जो कुंभी रूप आपको दिखाई दे रहा है इसको कुंभी रूप कहते हैं। ये शंकु रूप है, अगर पतली पतली है तो वो कैसा होता है, शंकु रूप होता है। अगर ये मोटा भाग जैसा ये चुकंदर वाला हो गया तो ये आपका बेटा क्या होता है, ये आपका होता है कुंभी रूप। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। भोजन जो जड़ें होती हैं वो भोजन को क्या करती हैं, बहुत जो मोटी जड़ें हो जाती हैं और कुछ जड़ों का यूज जो है वो हम खाने के लिए भी करते हैं। अब इस आकार की जड़ों को हम लोग शंकु रूप कहते हैं, और जो मोटा हो जाता है बीच में बहुत ज़्यादा गोल गेंद जैसा, इसको बेटा हम लोग कहते हैं कुंभी रूप। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर भी और भी कुछ जड़ें होती हैं, जैसे शकरकंद आपने देखा होगा,
सुना? डहेलिया आपने सुना होगा, शकरकंद डहेलिया सुना है ना। इनकी जड़ों में क्या विशेषता होती हैं? डहेलिया और शकरकंद की जो जड़ें होते हैं ये भोजन एकत्र होने से फूल के कंद में बदल जाती है। कंद का मतलब खाने वाला भाग, गूदा इनमें आ जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये अपस्थानक जड़ें होती हैं एक प्रकार की। अपस्थानक समझते हो ना? देखो मुख्य जड़ का मतलब मुख्य एक ही जड़, जैसे हमने गाजर हो गई, है ना, एक ही जड़ होती, ऐसा होता नहीं है एक ही में बहुत सारी गाजरें लटकी, ऐसा नहीं होता। जामे का होता एक जड़ में कई सारे आपके छोटे छोटे फल होते हैं, तो आपको पता ही है इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये अपस्थानक जड़ें होती हैं असल में, ठीक है ना। जैसे है ना आगे है आदि, ये अब हम लोग जड़ों को खाते हैं। कौन कौन सी जड़ों को अब जड़ का यूज क्या है हमने बता ही दिया आपको। एक तो भोजन को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी जड़ों का उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, मूली है, गाजर है, सलजम है, शकरकंद है आदि, ये सब जो है इनका उपयोग बेटे हम लोग काय के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखो, भोजन जो है संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण होता है। अब तनों में भी होता है, जैसे बहुत से तने भी यूज करते हैं। तो जैसे आलू है, अदरक है तथा अरबी जानते हो, घुइयाँ, है ना। आप बहुत से लोगों को देखेंगे तो क्या देखेंगे आप इसमें, भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने से सिरे फूल जाते हैं, इसे स्तंभ कंद कहते हैं। इसी तरह अदरक अरबी में भोजन एकत्र करके जो भूमिगत तनों के रूप में इनका क्या हो जाता है, मतलब भूमि के अंदर तने जो होता तना ही है, लेकिन भूमि के अंदर इनका क्या हो जाता है, रूप बड़ा हो जाता है। बड़े का मतलब ये फूल जाती हैं भोजन को इकट्ठा करके। कौन कौन सी, जैसे अदरक हो गया, है ना, और अरबी हो गई, है ना, और आपका आलू हो गया, है ना। तो ये सब क्या है आपके कंद होते हैं, यानी एक प्रकार की क्या है, ये आपके तने होते हैं जो फूल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पत्ते को सहारा देने के लिए रूपांतरण क्या होता है ना। आपने देखा बहुत सारे, जैसे मक्का है, गन्ना है, बरगद है, केवड़ा है, बांस है, इनमें विशेष प्रकार की मजबूत व मोटे, है ना, तने को सहारा देती है। इनमें तुमने देखा हो बरगद के पेड़ में बहुत सारी शाखाएं लटकी रहती हैं, वो क्या बोलते हैं, डोरी जैसी धागे लग रहता है, उनमें हम लोग झूड़ते हैं, जड़ें होती है ना, वो क्या करती हैं, वो बेटा बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। आपने देखा होगा बरगद के जो पेड़ होता है ना, उससे बहुत से लोग झूलते रहते हैं, गांव में उसका उपयोग झूला के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, सहारा देती हैं। किसको सहारा देती हैं, तने को सहारा देती हैं, ताकि वो विस्तारित हो सकें, बड़े हो सकें और मजबूती प्रदान कर सकें। अब आरोहण क्या होता है वो भी समझ लो, है ना। आपने देखा होगा इन पौधों में तने मजबूत नहीं होते हैं, मतलब जो इस प्रकार जिनमें आरोहण होता है ना, उनमें तने मजबूत नहीं होते हैं। जैसे कद्दू की बात की जाए, तुरई आपने देखा होगा, लौकी, जिनकी बेल होती हैं, तो ये क्या करती हैं, है ना, ये आरोहण के अंतर्गत आता है इन सब में रूपांतर। कैसे, कमजोर तने व पतली, है ना, पतली धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं इनसे, है ना। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। आपने देखो स्प्रिंग जैसे निकलते हैं, फिर बेल उन पर चढ़ती हैं, आपने देखी होंगे पक्के में। जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, कद्दू की बेल हो गई आपकी, है ना, तुरई की हो गई और आपकी लौकी की बेल हो गई, तो इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतान। या क्या करते हैं, बेल को चढ़ने में सहायता करते हैं और उसको साधने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे अंगूर की भी बेल होती है ना। मटर में भी तुमने देखा होगा स्प्रिंग जैसे वो निकलते हैं, क्या बोलते हो, स्प्रिंग जैसे मतलब क्या बोलते हैं, सिरे निकलते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, पौधे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उसको मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने बच्चा आपको यहाँ पर बता दी हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बच्चा लाइक करें और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहें। ये देखो अभी हम आपको सिर्फ सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ही आपको कॉपी में लिखनी है, नहीं तो आप ये सब कुछ लिखें, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ा के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।